राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा है राजकुमार भाटी के बयान की। राजकुमार भाटी का वो वीडियो जो वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से, और जिसमें राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों के बारे में जो बयान दिया है, उस बयान को मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा उद्देश्य समाज में तनाव पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है, और वो बयान ऐसा है भी नहीं कि उसको यहाँ पे दोहराया जाए। तो अब उस बयान के बाद जो राजनीति हो रही है, और जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बयान के बाद अखिलेश यादव कोई सफाई देंगे और अखिलेश यादव राजकुमार भाटी पर एक्शन लेंगे, उनको पार्टी से बाहर निकालेंगे, तो वो लोग मेरे ख्याल से मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। क्योंकि राजकुमार भाटी कोई साधारण इंसान नहीं है। आप सब ने, मैंने, आपने, सब ने उनकी जो रोज़ टीवी पर आते हैं शाम को प्राइम टाइम में, तो उनकी डिबेट देखी होंगी। मेरे ख्याल से तो उनसे विद्वान व्यक्ति आज की डेट में कोई है नहीं। एक बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी, इन दोनों के बीच में जब बहस होती है तो राजकुमार भाटी सुधांशु त्रिवेदी को दबा लेते हैं अपने तर्कों से। तो ऐसा तो है नहीं कि राजकुमार भाटी की जुबान फिसल गई हो और जुबान फिसलने की वजह से उनके मुंह से बात निकल गई हो। राजनीति के अंदर कोई भी बयान दिया जाता है वो बड़ी ही चतुराई पूर्वक सोची समझी रणनीति के तहत दिया जाता है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए दिया जाता है। सीधा सीधा मैसेज है, समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए। उसको जो कहना था वो उसने कह दिया, और उसके बाद उसने अपनी सफाई भी दे दी कि मेरा ये मतलब नहीं था। और समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता इस समय उत्तर प्रदेश में माता प्रसाद पांडे है, जो कि एक ब्राह्मण जाति का बहुत ही बड़ा नेता है। ना वो इस्तीफा देगा, ना ही वो अपने नेतृत्व पर ये दबाव बनाएगा कि राजकुमार भाटी को पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि सबकी सहमति से ही ये सारे काम होते हैं। सॉरी। तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी क्रोनोलॉजी समझाता हूँ दोस्तों। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हरियाणा के अंदर 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए है, बुजुर्ग आदमी राम कुमार गौतम। उस राम कुमार गौतम ने जाटों को कुत्ता बोला था और राजकुमार सैनी को जाटों का लागदार बोला था। कोई छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया ने वो वीडियो देखा था। उसके बाद में ऐसी ही माफ़ी जैसी अब राजकुमार भाटी ने मांगी है ब्राह्मणों से, राम कुमार गौतम ने जाटों से मांग ली थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने राम कुमार गौतम के बयान की निंदा करी थी? क्या राम कुमार गौतम को कोई शो कॉज नोटिस दिया गया था कि आप समाज के अंदर ऐसी जहरीली बात ना करें? और फिर राम कुमार गौतम ने सफाई में क्या बोला था? उसने ये बोला था कि मैं ये बात जाटों को नहीं कह रहा था, चौटाला परिवार को बोल रहा था। हो सकता है चौटाला परिवार से आपके मतभेद हों, वो एक राजनीतिक पार्टी को चलाते हैं, लेकिन वो भी तो जाट ही हैं। उनको बोला तो आपने जाटों को ही बोल दिया। और अगर उनको आपको बोलना ही था तो उनके कामों की आलोचना आप करते, आप उनको कुत्ता कैसे बोल सकते हैं? दोस्तों, एक जो भस्मासुर होता है ना, वो भस्मासुर जब जलाने लगता है तो उसको भी जला देता है जो उसको पैदा करता है। हमारे देश में विभाजन की राजनीति को मान्यता जब से मिली है, उसके बाद में इस विभाजन की कोई सीमा है? कहते यथा राजा तथा प्रजा। जब इस देश का प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों को घुसपैठिया बताकर वोट मांगता है और ये कहता है कि मुसलमान आपके घरों में घुस जाएंगे अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो, और अगर कोई सेक्युलर आदमी, कोई सेक्युलर नेता मुसलमानों के बचाव में कोई बयान दे देता है तो उसको तुरंत हलाला की औलाद कहने वाले हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस देश में हैं। उसको कटवा बोलेंगे, हलाला की औलाद बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि इसका डीएनए खराब है, इसकी डीएनए की जांच करो। एक ज़माना होता था दोस्तों हमारे देश में, बड़े बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, टीवी पे आकर सेक्युलरिज्म की बात करते थे।
आज वो सारे नेता बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और उनकी जुबान सबकी बंद है। तो जब समाज के अंदर एक बंटवारा होगा धर्म के नाम पे, तो फिर वो बंटवारा वहीं पे कैसे रुकेगा, फिर तो नीचे तक जाएगा। एक एक जाति के बीच में बंटवारा होगा। कांग्रेस के बारे में लोग कितना भी कुछ बोल ले कि कांग्रेस भ्रष्ट थी, कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क किया, लेकिन कांग्रेस में और कोई खूबी होना हो, एक खूबी तो थी। कांग्रेस ने कभी विभाजन के नाम पर वोट नहीं मांगा, समाज को बांट के वोट नहीं मांगा। लेकिन आज राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात कहता है तो उसके पीछे का तर्क आप समझते हैं? उसके पीछे का तर्क ये है कि चाहे मैं अपना सर पटक लूँ, दीवारों में सर मार लूँ, बीजेपी की कितनी भी नाकामियां गिनवा लूँ बेरोजगारी और महंगाई को लेके, लेकिन आखिरी में चुनाव से एक हफ्ता पहले नरेंद्र मोदी जी के एक भाषण से देश का माहौल बदल जाता है, जब वो कोई हिंदू मुस्लिम वाला भाषण दे देते हैं। तो जब समाज में वोट ही डिवीज़न पे पड़ना है तो क्यों ना धर्म के नाम पे डिवीज़न अगर बीजेपी करती है तो मैं जाति के नाम पे करूँगा। इसलिए राहुल गांधी ये बात कहता है कि जाति की जनगणना करवाओ। आप सबको किसान आंदोलन याद होगा, 1 साल तक यहाँ पे किसान पड़े रहे थे सड़क पे। गर्मी में सड़क नीचे से कितनी गर्म होती है और सर्दी में कितनी ठंडी होती है, कोई आदमी 1 साल तक सड़क पे रह के दिखाए। उन लोगों को बिना सबूत के खालिस्तानी बोलने वाले लोग आज पंजाब में जाएंगे, पगड़ी भी पहनेंगे और वहाँ जय श्री राम का एक भी नारा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। चुनाव में सारे नारे वाहेगुरु का खालसा और वाहेगुरु की फतेह के मिलेंगे। दोस्तों, इसी देश के अंदर मायावती तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा देकर 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, और सतीश चंद्र मिश्रा उसी की पार्टी में उसी के लिए वोट मांगता था। और अपने दम पर तो वो एक ही बार मुख्यमंत्री बनी, 3 बार तो उसको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, और उसी बीजेपी को तिलक तराजू और तलवार वाले वोट डालते हैं। और हरियाणा के अंदर जो विभाजन की राजनीति बीजेपी ने शुरू करी, देश में 3 बार सरकार बनी है हिंदू और मुसलमान के नाम पर। हरियाणा में 3 बार सरकार बनी है 35 और 1 के नाम पर। और पूरी सीरीज है, एक नहीं है, पूरी सीरीज है। राजकुमार सैनी ने मंच पे खड़ा होकर जाटों को सुअर के बच्चे बोला था, आज भी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर। रोशन लाल आर्य ने नरकासुर और भस्मासुर बोला था जाटों को, और कसम दिलवाई थी 35 जात को कि इनका सामाजिक बहिष्कार करो, इनकी राम राम भी मत लो। और रामचंद्र जांगड़ा ने दोबारा राज्यसभा पाने के लिए इतने जहरीले बयान दिए थे, और उसकी नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद था जब ये बयान वो दे रहा था। और अभी गीतू तंवर नाम के एक बिजली विभाग के एक्शन ने जो बोला था वो तो सबने सुना ही था। और राम कुमार गौतम का बयान, उसकी किसी ने निंदा नहीं की, किसी सामाजिक समूह ने उसका बहिष्कार नहीं किया। अगर उसी टाइम उसको जात से बाहर कर देते और भाजपा उसको पार्टी से निकाल देती तो ऐसे लोगों पे लगाम लगती। लेकिन जब इस बोतल में से जिन को निकाला है और इस राजनीति का जो लोग आनंद लेते हैं, जिन लोगों के दिल में ये ठंडक है कि हरियाणा के अंदर 35 और 1 की वजह से बीजेपी 3 चुनाव जीत गई, तो उस ठंडक का आनंद अब पूरे देश में धीरे धीरे आपको मिलेगा। और जो लोग विभाजन की राजनीति से बड़े खुश होते हैं, उनको ऐसे बयानों पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सब एड्रेस करते हैं, सबको अपने लोगों को एक मैसेज देना होता है। अखिलेश यादव को भी अपने लोगों को ये मैसेज देना था कि, और वो मैसेज उनके लोगों तक पहुंच गया। और उनका सीधा सीधा मतलब है कि हमें ब्राह्मण वोट दे या मत दे, हमको उनके वोटों से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी जो वोट देंगे उनकी मर्जी। जैसे हरियाणा में आज भी जो जाटों का कुल वोट है उसका 20 से 25% भाजपा को मिल रहा है। इतनी सारी गालियां सुनने के बाद भी लोग वोट देते हैं। ऐसे यूपी में भी जिसको देना है वो तो वोट देंगे ही देंगे, और ना अखिलेश यादव कोई एक्शन लेंगे। और राजकुमार भाटी ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, जैसी राम कुमार गौतम ने अपनी फॉर्मेलिटी हरियाणा में पूरी करी थी। अब उसको आप माफ़ी मांग लो या रफू समझ लो, अपने बयान का उसने रफू कर दिया। तो दोस्तों,
ये राजनीति और इस राजनीति का स्तर आगे और भी गिरेगा और भी घटिया होता जाएगा। उसके लिए हमको आपको सबको तैयार रहना है। इससे गिरे हुए बयान भी सुनने को मिलेंगे, उसके लिए भी हम सबको तैयार रहना है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहें वो इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।